313 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, आज ये मेहनत सफल रही, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ उस जनता जनार्दन को जिसने हमें साथ दिया, आशीर्वाद दिया और जिसकी अपेक्षा पे हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। आज बधाई देती हूँ हर उस कार्यकर्ता को जो धरातल पर जुड़ा, संगठन को उन्होंने समय समय पर मजबूत किया, लेकिन पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा। लेकिन आज अगर जीत का श्रेय आप देना चाहेंगे तो मुझे लगता है ये श्रेय मिलना चाहिए नरेंद्र भाई को, जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल 2014 से केंद्र में काम कर रहे हैं, और अमित भाई को जिनका संगठन कौशल ही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज एक सीट पर भाजपा ने टक्कर की लड़ाई की है हर राजनीतिक पार्टी से और जीत का परचम लहराया है। स्मृति जी, अगर इस पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो चाहे आप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी की बात करें या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की बात करें, हर कोई यही कहता था कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना बीजेपी की महारत है और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। 312-313 सीट की ये लीड, क्या उनका मुंहतोड़ जवाब है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से कि जाति और धर्म की सारी बंदिशों को तोड़कर उन्होंने मात्र विकास के मुद्दे पर अपना वोट दिया है। और ये भी निश्चित रूप से कहना चाहिए कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका उल्लेख आपने किया, जैसे कि सपा बसपा, वो मानकर चल रहे थे कि उनका एक निर्धारित और निश्चित वोट बैंक है और वो वोट बैंक भले ही आप काम ना करो, उनको लगातार वोट देती रहेगी। इस भ्रम को भी हमारी जनता ने तोड़ा और कहा एक साफ लफ्ज़ों में, अल्फाजों में इन राजनीतिक पार्टियों को कि आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हम अगर आप विकास के मुद्दों पर काम करेंगे तभी आपको समर्थन देंगे। और ये समर्थन जो आज भाजपा को प्राप्त हुआ है, ये नरेंद्र भाई के नेतृत्व कौशल की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही प्राप्त हुआ है। स्मृति जी, अगर देखा जाए तो डिम्पल यादव या फिर प्रियंका गांधी या फिर और तमाम ऐसे नेता जो कि मोदी जी के विपक्ष में अपनी बातों को सामने रख रहे थे, हर किसी का यही प्रहार होता था कि मोदी जी क्यों कब्रिस्तान की बात करते हैं, क्यों श्मशान की बात करते हैं, क्यों बिजली में भेदभाव की बात करते हैं। आज ये बातें कहाँ हैं? मुझे लगता है भेदभाव की जो हम बात कर रहे हैं, वो भेदभाव तब मिट रहा था जब जनता चाहे किसी भी जाति अथवा धर्म की थी, उन्हें पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिल रहा था। नरेंद्र भाई ने बार बार महिला सुरक्षा का विषय उठाया तो जनता जनार्दन ने पूर्ण रूप से उनको सहमति दिखाते हुए अपनी वोट के माध्यम से ये संकेत दिया है कि डिम्पल जी या फिर प्रियंका जी का ये जो बार बार प्रयास था उल्लेख करने का कि महिलाएं बहुत खुश हैं सपा के राज में, मुझे लगता है वो भ्रम भी टूटा है। लेकिन अगर आज आप कांग्रेस की हार की समीक्षा करें तो सही मायने में यह हार सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व की नहीं हुई है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि पीछे से रणनीति पूरी प्रियंका जी तैयार कर रही हैं, तो इतनी उनकी हार है जितनी की राहुल की। क्योंकि राहुल जी के साथ आपका सीधा मुकाबला था 2014 में, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर आपने कई सवाल 2014 में उठाए और उसके बाद से निरंतर आप इस मुद्दे पर रही हैं। आज आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस की नैया यही दो खे सकते हैं? मुझे लगता है कि वो नैया कैसे खींचेंगे आप जो डूब चुकी है, वो भी एक प्रश्न है। लेकिन कांग्रेस अपने घर को ठीक करती है नहीं करती है उनका विषय है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 2014 का लोकसभा का परिणाम देखने के बाद कम से कम राहुल जी को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि आप अमेठी की जनता को जब तक सेवा नहीं प्रदान करेंगे अथवा जब तक विकास का कार्य नहीं करेंगे तो जनता आक्रोश अपना वोट के माध्यम से व्यक्त करेगी, जो आज खरा उतरा है अमेठी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं में। आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम उस लोकसभा की विधानसभाओं में भी बढ़ रहे हैं। स्मृति जी, अभी थोड़ा बहुत आकलन हम कर पाए हैं, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन निकल कर आ रही है। गुजरात में भी महिला मतदाता बहुत बड़ी संख्या में 15 साल मोदी जी को जिताती रहीं। उत्तर प्रदेश में भी महिला मतदाता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करती नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम मतदाताओं में भी 8 से 10% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। ये बदलाव कैसे? जी,
मुझे लगता है आप अगर बदलाव को धर्म अथवा जाति अथवा लिंग के आधार पर ना देखें तो बेहतर, क्योंकि महिला हो या पुरुष विकास हर कोई चाहता है, महिला हो या पुरुष सुरक्षा हर किसी की दरकार है, महिला हो या पुरुष अच्छी शिक्षा सबका सपना है, महिला हो या पुरुष रोजगार सब चाहते हैं। और ये सारी जो सपने हैं अथवा ये सारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का जो लोहा है सिर्फ भाजपा के पास है, ये भी जनता जानती है। इसीलिए हमें डिसाइसिव मैंडेट जनता से प्राप्त हुआ है। क्या आप इस बात को मानेंगे स्मृति जी कि आज दरअसल महिलाएं, खास करके मैं सवाल इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि महिलाओं को हमेशा ऐसा माना गया कि जो पुरुषों ने तय कर दिया वहीं पर वो अंगूठा लगा देती हैं, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में इसे लेकर बार बार कहा जाता रहा है। क्या ये भ्रमात्मक सोच अब टूट चुकी है? इस भ्रम को भी उत्तर प्रदेश की बहनों ने तोड़ा, लेकिन देश की बहनों के बारे में भी अब ये भ्रम किसी को नहीं है। मुझे लगता है लोगों को इस बात का एहसास है कि महिलाएं जब अपना समर्थन देती हैं तो वो समर्थन लंबे तौर तक टिकता है। एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो चुका है इस विषय पर कि पुरुष का वोट फिर भी बदल सकता है, लेकिन महिला का वोट बहुत मुश्किल से बदलता है। तो महिलाओं ने, जैसे कि आपने कहा, नरेंद्र भाई के नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दिया है और यही आशीर्वाद अब विधानसभा के इस चुनाव में भी, परिणाम में भी दर्शाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं स्मृति जी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं। वाराणसी में आपने भी काफ़ी वक्त व्यतीत किया और उसी वक्त आसपास मैं भी वाराणसी में था। उन तमाम इलाकों में खास करके जहां बुनकर बहुल है, वहां जब बातचीत होती थी तो लोगों को बड़ी इस बात की दिक्कत होती थी। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। वो कहते थे कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हैंडलूम मर रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। ये बात अलग है कि वाराणसी में पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा, नगर निगम पर भी भारतीय जनता पार्टी रही। अब जबकि आपकी सरकार होगी तो क्या बुनकरों को वो सहूलियतें दिला पाएंगी आप, जिसके लिए आपका मंत्रालय सतत कार्य कर रहा है? बनारस में 2016 अगस्त 7 को मैंने जनता जनार्दन से, विशेषतः जो हमारे बुनकर समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछा उनकी दरकार क्या है। उन्होंने कहा हमें एक हेल्पलाइन ऐसी चाहिए जहां पर कोई भी सवाल लेकर हम फ़ोन करें तो कम से कम मदद ज़रूर मिले। 7 अगस्त 2016 को उन्होंने ये मांग रखी। 4 जनवरी 2017 को वो हेल्पलाइन राष्ट्र को समर्पित हो गई थी। बुनकर मित्र नाम की वो हेल्पलाइन आज भी चल रही है। 1800-208-9988 ऐसा नंबर है। और साथ ही बुनकरों आपने याद रखा हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, धागा वो चाहते थे कि अगर वो धागे का ऑर्डर दें तो वो सब्सिडी वाला धागा उन्हें मिले। उसके लिए भी एक ऐप की व्यवस्था की कि आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर लीजिए अपने मोबाइल के माध्यम से, और उसको आप जब डिपो से निकले और आपके घर तक पहुंचे तब तक ट्रैक कर सकते हैं। मुद्रा पोर्टल की शुरुआत की, क्योंकि बुनकर जब बैंक में जाता था और कहता था कि हम नहीं जानते कि हमने जो एप्लीकेशन दी उसका क्या हुआ, उसको भी हमने सरल बनाया है। और साथ ही बनारस में विशेष रूप से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जो बुनकरों की बहुत पुरानी मांग थी, उसको भी हमने स्थापित किया है। मतलब उत्तर प्रदेश में आज अगर आप देखें तो बनारस में एक सीधे पुल का पुल है, रामनगर से सीधे पुल का जाता है। 14 साल पहले मुलायम सिंह जी ने उसकी नींव रखी थी, आज तक वो बना नहीं है। लेकिन जिस ट्रेड फैसिलिटेशन की सेंटर की शिलान्यास नरेंद्र भाई ने किया, उसका उद्घाटन भी उन्होंने हाल फिलहाल में किया है। तो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है भाजपा का, वो दर्शाता है। अंकुश श्रीवास्तव जी, आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं स्मृति जी। स्मृति जी, मैं जानता हूं कि आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभालना चाहेंगी कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, जो नेतृत्व कहेगा वो करेंगे। लेकिन अगर अभी आपको मौका दिया जाए तो कोई एक 4 काम जो पहले एक झटके में आप बतौर मुख्यमंत्री करना चाहें, वो क्या करना चाहेंगी? अतुल जी, आप शायद भूल गए मैं भी मीडिया से हूँ, इसलिए शब्दों का जाल पहले से ही देखना और उसमें ना फंसना मेरी पुरानी आदत है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए सारे विषय ही प्राथमिक रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश को बिजली की उतनी ही दरकार है जितनी अच्छी सड़क की, अच्छी शिक्षा की उतनी ही दरकार है जितने की अच्छे स्वास्थ्य की। और निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे नेतृत्व के माध्यम से वो एक निर्धारित समय में आप तक सूचना पहुंच जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। स्मृति जी, आज जिस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में आज कांग्रेस ने अपना गढ़ न सिर्फ बचाया है बल्कि बहुत अच्छे प्रदर्शन भी दिया है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर कई तरह की विश्लेषण होते रहते हैं,
जिसमें एक बात ये कही जा रही है कि क्या वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। देखिए, ये विषय उनका है, नेतृत्व उनका, पार्टी उनकी, संगठन उनका, भविष्य अंधकार में उनका, अथवा वर्तमान उनका दुखदाई उनके लिए। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा ध्यान एक कार्यकर्ता के नाते मात्र मेरे संगठन तक ही निश्चित है या फिर मेरे संगठन तक ही सीमित है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरा संगठन एक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद बैठा नहीं रहता। हर लक्ष्य, छोटा बड़ा, संगठन की दृष्टि से उसकी प्राप्ति में और जनता की उन्नति में अपने आप को विलीन रखता है। अगर पंजाब की बात करें स्मृति जी, एक छोटा सवाल उस पर भी, पंजाब का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के लिए अच्छा नहीं, बहुत खराब कहेंगे, क्योंकि 18 सीट पर आप लगभग सिमटते दिख रहे हैं। ट्रेंड्स यही दिख रहा है। अगर इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को पहले था तो कोई करेक्टिव स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं पंजाब पर वो ध्यान दिया गया? मुझे लगता है कि गठबंधन पर जो भी निर्णय करेगा सर्वोच्च नेतृत्व करेगा। लेकिन इतना ही कह दूंगी कि आज के दिन से ही एक रिसर्जेंट भाजपा पंजाब यूनिट की ओर हम लोग अग्रसर हैं। हम सब चुनाव की तो परिणामों की और चुनाव की गतिविधि की समीक्षा निश्चित रूप से होती है, लेकिन कार्यकर्ता के नाते मैं इतना ही आश्वस्त आपको कर सकती हूँ कि आज ही के दिन से ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करना और कांग्रेस अपने जो भी वादे हैं उस पर पूरा खरा उतरे, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। मणिपुर के बारे में भी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर अपनी लीड बनाए हुए है। कांग्रेस वहां दूसरे नंबर की पार्टी 18 सीटों के साथ बनती दिख रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर यहां आपकी सरकार बन जाती है तो तीसरी ऐसी सरकार होगी जो खुद आपकी होगी अपने दम पर। ऐसे में उत्तर पूर्वी राज्यों प्रधानमंत्री जी का जी प्रधानमंत्री जी का बार बार ये आग्रह रहा है कि पूर्वोत्तर का विकास भारत का विकास है, सूरज विकास का पूर्वोत्तर से उगता है। और बार बार चाहे वो रेल का नेटवर्क हो, रोड का नेटवर्क हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास हो, हमारा निश्चित प्रयास रहा है, निश्चित सरकार की ओर से एक अप्रोच रहा है कि पूर्वोत्तर के साथ वर्षों से हुआ अन्याय अब न्याय में परिवर्तित हो। वही आज रिफ्लेक्ट हो रहा है मणिपुर के रिजल्ट में भी। जी, और अगर हम गोवा की बात करें स्मृति जी, वहाँ स्थिति बड़ी कांटे की बनी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर अपनी लीड बना रही है तो वहीं कांग्रेस 12 सीट पर अपनी लीड है। ऐसा लग रहा है कि सरकार अगर बनती भी है बीजेपी की तो बड़ी जोड़ तोड़ के साथ, मुश्किल के साथ बनेगी। तो गोवा में कहाँ कमी रह गई आपको लगता है? क्या मनोहर पर्रिकर जी को केंद्र में लाना सही नहीं रहा? मुझे लगता है कि आप सारे नेतृत्व का विश्लेषण मुझसे ही करवाएंगे तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या काम करेगा। मैं इतना ही कहूँगी कि आज जीत का भी दिन है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। और साथ ही मणिपुर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है वो भी प्रोत्साहित करने वाला है। गोवा में भी जो शुभ संदेश है आपको निश्चित रूप से जल्दी पहुँचेगा। और पंजाब के संगठन की दृष्टि से मैंने जो आपको आज आश्वस्त किया है उस आश्वासन पे भी भाजपा के कार्यकर्ता खरी उतरेंगे। एक आखिरी सवाल अश्वति जी, बस एक आखिरी सवाल प्लीज, एक आखिरी सवाल। आपके मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश को लेकर ये बात लिखी गई थी, महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड। हम आपसे जानना चाहते हैं इसका गठन कितनी जल्दी होने की संभावना आपको दिखती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको इसका जवाब दे देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए स्मृति जी।